नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये देखते हैं कि आज की क्लास में क्या खास बात है। तो आज जो है राहुल गांधी ने एक एलिगेशन लगाया है कि भाई 2024 के जो इलेक्शंस थे उसमें रिगिंग हुई थी। और क्या इनके एलिगेशन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देन LVM-3 जो हमें GSLV जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, GSLV Mark 3, उसका नया नाम हम LVM-3 से उनको मेंशन करते हैं। वो सेमी क्रायोजेनिक स्टेज हम लोग अचीव करेंगे और इसका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह हम लोग यहाँ से अचीव करेंगे, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, इसको हम देखेंगे। देन यूके ने पैलेस्टीन पे अपना जो स्टैंड है वो काफ़ी चौंकाने वाला दिया है। इसके अंदर बेसिकली यूके कह रहा है कि भाई दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन अगर इसराइल इस लड़ाई को बंद नहीं करता है तो ये सारी कहानी चल रही है। उसका क्या इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे। देन डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है और इंडिया के ऊपर जो टैरिफ इंक्रीज किया गया है उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, विल बी लुकिंग इनटू दिस। एंड देन बायोसिमिलर्स, तो ये बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, ये सारी काम आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज 2024 पोल्स जो है, राहुल गांधी ने क्लेम किया कि ऐसे रिग किया गया है। और इनका ये कहना है कि 70 to 100 सीट्स के राउंड जो है इसमें गड़बड़ की गई है। अब देखिए, बीजेपी को टोटल अगर आप सीट्स देखेंगे तो समवेयर अराउंड 240 आई है, ठीक है। और ऐसा में अगर 70 सीट्स के ऊपर भी गड़बड़ हुई तो इट कुड हैव मेक अ वेरी डिसाइसिव कंक्लूजन। और इनका ये कहना है कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर फेक वोटर्स जो हैं यहाँ पे बनाए गए और फेक वोट्स जो हैं वो डलवाए गए। सो दैट हैड हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि दे विल कम अप विद द मोर यू कैन से प्रूफ ऑन दिस। अब देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ये पहली बार नहीं है। ईवीएम के ऊपर भी पहले एलिगेशन लगे और मेंस 2018 में तो ईवीएम पे सवाल भी कर लिया यूपीएससी ने। अब बात आपको ये समझनी कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे एलिगेशंस जो हैं इलेक्शन कमीशन पे लगे हैं, खासकर जो आपकी पोल्स की डेट्स होती हैं उनकी अनाउंसमेंट को लेके। तो ये तब से चल रहा है और अब ईयर आफ्टर ईयर आप देख रहे हैं कि ओपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहा है ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। ईवीएम को लेके केजरीवाल ने टारगेट किया था, है ना। तो अब ये इस पे यूपीएससी ने सवाल भी किया था। अगेन द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन की ट्रू सेंस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे में अभी आप इस चीज को देखिए कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ये कहानी यहाँ पे चलती है। और अभी तक हम लोग जो है इलेक्शंस के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट मेंटेन करते रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिकल भी है। सेम रीज़न है कि आपको मेक श्योर करना है कि जो राहुल गांधी का एलिगेशन है इसके ऊपर जरूर हमें डिटेल में जाके बात करनी चाहिए, ठीक है। अभी इलेक्शन ईवीएम को लेके तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी, क्लैरिफिकेशन दे भी दिया कि भाई इसको हैक किया तो जा सकता है बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब बेहतरीन टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है, बहुत एफिशिएंट सिस्टम हमने ईवीएम में लेके आए हैं। और नॉट जस्ट दैट, वीवीपैट कि भी आपको एक तरीके से एक पेपर ट्रेल भी मिलती है, ठीक है, एक स्लिप मिलती है जो बताते हैं कि आपका वोट किस पर्टिकुलर पार्टी को गया है। और ये पेपर ट्रेल आपकी ईवीएम मशीन के साथ में लगा होता है, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो, जो अश्योरिटी है कि भाई कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो ये सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। अभी एट प्रेजेंट बात क्या चल रही है कि ये लोग कहते हैं कि नीदरलैंड जो है वो वापस पेपर बैलेट की तरफ चला गया। भाई नीदरलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे यहाँ पे इतने करोड़ में वोटर हैं। और करोड़ों वोटर्स के वोट काउंट करना, अगर आप पेपर से जाओगे, पहले बात तो इतने बड़े स्केल पे पेपर लाओगे कहाँ से, वो अपने आप में एक इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, इतने बड़े स्केल में इतने ज्यादा पेपर्स का इस्तेमाल करना। तो ये ईवीएम अभी भी एफिशिएंट है, जो भी इसके अंदर गड़बड़ है इलेक्शन कमीशन अगर अपनी इमेज को सुधारे तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये हमने देख लिया, एलवीएम सेमी जो है क्रायोजेनिक स्टेज 2027 में हम लोग अचीव करेंगे। अब देखो, पहले मैं आपको थोड़ा मतलब समझा दूं। जब मैं क्रायो की बात करता हूँ, क्रायो का मतलब होता है आइस, ओके। मतलब आप टेम्परेचर को बहुत लो लेके जाओगे। लो क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आप जब हाइड्रोजन एज एन फ्यूल यूज कर रहे हो या ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर खेल क्या होता है, उसको लिक्विड स्टेट पे मेंटेन करना पड़ता है। अब जब आप उसको लिक्विड स्टेट पे मेंटेन करोगे तो टेम्परेचर आपको बहुत नीचे लेके जाना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर दिस क्रायोजेनिक थिंग कम्स इनटू पिक्चर। अब यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि पहली बात आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। समथिंग विच इज फ्यूल एफिशिएंट मतलब आप फ्यूल को कम कर सकते हो,
है ना। फ्यूल का जो वेट है, कम फ्यूल में भी काम चल जाएगा। जो वेट आपके फ्यूल का कम हुआ है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो थ्रू पेलोड। पेलोड का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके रिसर्च के इक्विपमेंट है, तो आप अगर फ्यूल को कम करके अपने रिसर्च के इक्विपमेंट को लेके जाओगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है। एंड दैट्स व्हाई दिस क्रायोजेनिक थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट में अगर हम LVM-3 की बात करें, इसकी करंट लोड कैरिंग कैपेसिटी 4200 kgs की है अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आपको भेजना हो। अब पॉइंट इज दिस, अगर कल परसों आपने देखा होगा हम अमेरिका के साथ एक और सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, उसका वेट 6500 किलोग्राम होगा। ओके, फ्यूचर में वो लॉन्च किया जाएगा। और बात ये है कि भाई इसरो के पास अभी भी ये कैपेसिटी हमें डेवलप करनी होगी जिसके अंदर हम हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना चाहेंगे। नॉट जस्ट दैट, अगर आपको ध्यान होगा हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो स्पेस स्टेशन बनाने में डेफिनेटली यू विल बी यूजिंग द हैवी सैटेलाइट्स, और वहां पे ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अब इसमें पेलोड कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये इसके फायदे हैं। अब इसकी बात करते हैं प्रोपेलेंट कॉम्पोजिशन क्या है इसका। तो देखिए कैरोसिन का इस्तेमाल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है जलाने के लिए, बट ऑब्वियस है ना। और अपर स्टेज पे इसमें लिक्विड हाइड्रोजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये इसीलिए सेमी क्रायोजेनिक है। और हाइड्रोजन फ्यूल ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर चैलेंज यही होता है कि उसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करके रखना। सो वी विल बी एबल टू पोर्ट्रे दैट एबिलिटी। अब इसको एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी क्यों माना जाता है कि भाई इतने लो टेम्परेचर पर आप इंजन का कॉम्बशन करा रहे हैं। दैट्स अ चैलेंज एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। इतने कम टेम्परेचर पर आप इंजन को जला रहे हैं, उससे जो है एनर्जी निकाल रहे हैं, वो बढ़िया चीज है, ठीक है। वो हम दुनिया को दिखा सकते हैं। सो दैट इज समथिंग, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर अस। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पे। तो 25% टैरिफ उन्होंने हम पे लगाया, प्लस पेनल्टी लगाई क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। देखिए ये एक फाइट है जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल हमारे ऊपर आ रहा है। क्यों ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है यहाँ पे न्यूज में हुई, क्योंकि देखिए अभी तक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम बात करते थे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप हम पे चीजों को इम्पोज कर रहे हैं, है ना। ट्रंप इज गोइंग टू प्रेशराइज अस, वो हमें प्रेशर कर रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन दैट वी आर इन। क्यों ये डिफिकल्ट है, एक तरफ आपको आपकी इकोनॉमी को संभालना है। यूएस के साथ हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है दैट इज समवेयर अराउंड $180 बिलियन के अराउंड आपका ट्रेड है, मतलब पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है ना। और ऐसे में अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट इज $41 बिलियन। तो हम रेडी हैं, हम कह भी रहे हैं कि इस ट्रेड डेफिसिट को हम लोग डील कर देंगे। बट यूएस वांट्स टू एंटर इनटू इंडियन एग्री मार्केट, वो इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट, है ना, यहाँ एंटर करना चाहते हैं, एमएसएमई के अंदर एंटर करना चाहते हैं। बट वी कैन नॉट अलाउ दैट बिकॉज वी हैव टू ऑफर सम प्रोटेक्शनिज्म टू आवर डोमेस्टिक प्लेयर्स। ओके, तो ये है सारी चीजें। और अभी एट प्रेजेंट हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं दे आर, यू कैन से, फिगरिंग आउट एवरीथिंग कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बेस पे गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक कॉल ऑन दिस। अभी तक देर इज नो काउंटर टैरिफ दैट हैज बीन अनाउंस्ड। ओके, हमने यूएस के किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ नहीं अनाउंस किया है, हम बहुत ही सोच समझ के इस डिसीजन को ले रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भी यूएस के इस डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 6.6% जो होना था उससे घट के 6.4% हो जाएगा, जिसके अंदर गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि क्या ट्रेड ऑफ रहता है। ऑलरेडी यूएस ने बाकी कंट्रीज के साथ जो है डील स्ट्राइक की है। पॉइंट इज दिस, देखिए ऑटो प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करोगे तो मान लो यूएस किसी देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% लगा रहा है और इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर 25%, तो वी आर एट डिसएडवांटेज। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ऑब्वियस है कि वो प्रोडक्ट बिकेंगे भी नहीं। ओके, दैट इज द पॉइंट हियर। और ये भी हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा कि यूएस हमारे लिए कितनी बड़ी मार्केट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, गवर्नमेंट हैज टू टेक अ कॉल। हाँ, एक हिंट जरूर गवर्नमेंट ने दिया, दैट हिंट वाज रिलेटेड टू रिडक्शन इन बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ओके, तो हम लोग रशिया से ऑयल जो है वो नहीं खरीदेंगे अब।
ये हिंट है, बट कितना नहीं खरीदेंगे, कैसे नहीं खरीदेंगे, द होल थिंग हैज टू बी लुक्ड इनटू। तो ये सारी कहानी अभी एट प्रेजेंट चल रही है। तो डिफिकल्ट पोजीशंस होती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट। वन थिंग इज दिस, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। ओके, तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलना होगा, व्हाट इज फेवरेबल टू अस, वी विल टेक अ कॉल ऑन दैट। तो किसी के प्रेशर में आके कुछ नहीं होता है, और ये नेगोशिएशंस हमारे चल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये कोई डेडलाइन वेडलाइन के चक्कर में नहीं चलेंगे, मे बी बाय डिसम्बर थिंग्स विल बी क्लियर, नेगोशिएशंस विल कंटिन्यू। और यूएस के नेगोशिएटर जो थे वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे, अब देखेंगे कैसे काम किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट हियर, यूके ने एक मेजर स्टैंड लिया। यूके ने कहा कि वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, अब ये इतना इसको सिग्निफिकेंस क्यों दिया जा रहा है, तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि 1917 के अंदर बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया था, जिसके अंदर ये प्रॉमिस किया गया कि जूइश पीपल विल हैव देयर होम। ओके, और जो पैलेस्टीन का एरिया आप देख रहे हो, पैलेस्टीन वाज बेसिकली अ ब्रिटिश कॉलोनी, और उसी एरिया के अंदर ब्रिटेन ने, क्योंकि उनकी कॉलोनी थी, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने अनाउंस कर दिया, है ना। एंड एट दैट टाइम देयर वाज 60,000 ज्यूज, जो कि सिर्फ 9% पॉपुलेशन था उस एरिया की। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू एंड होते होते द नंबर वेंट टू समवेयर अराउंड 30%। तो जूइश माइग्रेशन इंटेंसिफाइड, रीचिंग टू 30% ऑफ द पॉपुलेशन बाय वर्ल्ड वॉर टू। ऐसा हुआ। रीजन आपको पता ही है कि हिटलर ही स्टार्टेड किलिंग ज्यूज, एंड because of that there was massive migration that took place. Okay, अभी at present what is there, the case is this, 1948 में इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। okay, it was recognized, and point is this, ये रिकॉग्निशन तो आया, लेकिन इसराइल अभी भी एक्सपैंड करता जा रहा है। ओके, उनका जो एरिया एक्सपेंशन का काम है वो अभी भी चलता रहा है। एंड ओवर द इयर्स हुआ क्या है, जो पैलेस्टीनियंस हैं, नाउ पैलेस्टीन अरब्स, दे आर बेसिकली कन्फाइंड इन टू एरियाज। वन इज गाजा, जहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ है, एंड अदर इज वेस्ट बैंक। ओके, तो ये बेचारे अब सिर्फ वहीं पे रह गए हैं। गाजा का तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ही हो चुका है, दैट इज समथिंग दिस हैज हैपेंड हियर। ओके, तो ये सारी गड़बड़ है जो चल रही है ना। वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू एंड, बट यूके का एक ही स्टैंस है कि भाई हम इस वॉर को एंड करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेशराइजिंग इजराइल। अब हमें एक चीज देखनी है कि ये बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इट इज नॉट जस्ट यूके, फ्रांस ऑल्सो सेड दैट दे विल रिकॉग्नाइज इट। ओके, और उस रिकॉग्निशन से ये डरेगा, मतलब इसराइल डरेगा, बिकॉज इंटरनेशनली इफ पैलेस्टीन इज रिकॉग्नाइज एज अ कंट्री, तो उस केस में तो इसराइल के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो it may further put pressure on United States, and US is going to put pressure on Israel. तो that is something which is going to be there in the coming days. So अभी ये देखना होगा कि कैसे जो है इस वॉर को एंड किया जाता है जितना जल्दी हो सके। यूके का, फ्रांस का, यूरोपियन पावर्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि इसराइल जो है ये गाजा में जो चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। क्लियर? सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर बायोसिमिलर। अब देखिए बायोसिमिलर होते क्या है। तो आप देखिए कि भाई इट इज हाईली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल बायोलॉजिकल ड्रग। तो आपकी कोई ड्रग है, उसकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू है ना, वो इलाज करती है, थेराप्यूटिक वैल्यू मतलब इलाज। तो इस केस में हम उस एज इट इज उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं लेते हैं। अगर आप एज इट इज उसका केमिकल कंपोजिशन लेंगे, दैट विल बी रेफर्ड एज जेनरिक ड्रग, है ना। तो जेनरिक ड्रग क्या होती है, जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है। ठीक, तो इस केस के अंदर हमारा खेल क्या चल रहा है कि हम बेसिकली बायोसिमिलर की बात कर रहे हैं, जो आइडेंटिकल है, नॉट सेम। ओके, जो सिमिलर है बट नॉट आइडेंटिकल, एब्सोल्यूट सेम नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है, थेराप्यूटिक वैल्यूज, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी हैं, और सेम इलाज उनसे होता है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई अर्थराइटिस का इलाज करने के लिए हुमीरा करके एक ड्रग का इस्तेमाल होता है, अब उसका जो बायोसिमिलर है दैट इज अदिल मबूब। क्लियर? हर सेप्टन की बात करें, ये भी बायोसिमिलर है। इसका बायोसिमिलर क्या है, दैट इज ट्रास्टुजुमाब। तो इस तरीके से जो है ये काम किया जाता है। अब देखिए बायोसिमिलर बनाने का फायदा क्या है, एक तो ये 25 to 35% सिमिल मतलब चीपर है। ओके, क्रॉनिक डिजीज का भी आप जो है इलाज कर सकते हो। दूसरी चीज, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो आजकल ड्रग मतलब आ गया है, उस केस में भी बायोसिमिलर जो है आपका इलाज ढूंढ सकते हैं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बायोसिमिलर है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री वाकई काफी जबरदस्त मानी जाती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन यू कैन से होपफुल ऑफ, एंड दैट्स इट फॉर द डे. देन थैंक यू वेरी मच.